और इसे लोग जितना कठिन समझते हैं उतना कठिन होता नहीं। बस सुपर फास्ट रिवीजन कम समय में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पहले आप लोग इसका कथन समझिए। जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखी प्रवाह से बहता हो। धारा रेखी प्रवाह का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए इस बिंदु से तरल जो है बह रहा है, तो जो अगला हमारा तरल आएगा वो भी इसी बिंदु का अनुसरण करेगा। मतलब जिस क्षेत्र से हमारे यहाँ पर द्रव के कण, तरल के कण आगे की ओर जा रहे हैं, तो आने वाले भी कण उसी पथ का अनुसरण करेंगे। तो ये आपका धारा रेखी प्रवाह है। मतलब पीछे से जो आने वाले कण हैं, आगे जो जा रहे हैं कण, उन्हीं के पथ का अनुसरण करें तो धारा रेखी प्रवाह है। मतलब उसी रेखा पर चल रहा है। ये डाउट क्लियर हो गया? क्योंकि इसी से अविरतता का सिद्धांत निकल कर आता है कि मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल A1 B1 और वेग V1 है, तो A1 B1 जो है यहाँ पर यदि मान लीजिए क्षेत्रफल A2 है, वेग V2 है द्रव का, तो A1 B1 बराबर A2 V2। ये धारा रेखी प्रवाह से अविरतता का सिद्धांत निकल कर आता है। कुल मिलाकर चीजें क्लियर हुई कि कोई द्रव यदि बह रहा है तो मतलब उनके कण जो है एक निश्चित रेखा पर चलते हैं। यानी जो आगे जाने वाले कण का पथ जो होता है वो पीछे जाने वाले कण अनुसरण करते हैं, तो आपका धारा रेखी प्रवाह हो जाता है। तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी जब धारा रेखी प्रवाह से कोई द्रव बह रहा होता है तो किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन की बात करें चाहे एक निश्चित द्रव्यमान की बात करें, इसका टोटल ऊर्जा नियत रहता है। ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, ये पूरा का पूरा निहित रहता है। अब हम गणितीय व्याख्या करेंगे बच्चों, गणितीय प्रमाण करेंगे। तो थोड़ा सा पहले आप लोगों को समझना है कि हमारे पास एक नली है। हम इसको अलग तरीके से भी समझा सकते हैं। देखिए जरा, हमारे पास एक नली है, ठीक है, ये नली हो गया बच्चों, ठीक, ये नली हो गया। अब इस नली पर कोई द्रव बह रहा है, तो ये हमने द्रव बहा दिया। यदि कहानी समझ में आ गया तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दो बिंदु हैं या दो क्षेत्र हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स वाई आपका नली था, दो हमारा यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्र है ए और बी। इसका क्षेत्रफल हम मान लिए A1, इसका क्षेत्रफल मान लिए A2। यहाँ पर जो द्रव बह रहा है तो इसका वेग हम मान लिए V1, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा V2। यहाँ पर यदि दाब की बात करें तो P1, तो यहाँ पर जो दाब हो जाएगा P2 हो जाएगा। यदि पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई मान लीजिए H1, तो इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई H2 हो जाएगा। ये तरीका हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा कि यदि मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए यहाँ पर कितना बल लग रहा होगा, यानी आपका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, यहाँ पर बिंदु किसी भी बिंदु पर कितना बल लग रहा होगा बताओ। तो बल बराबर आप कहोगे सर बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यदि दाब हमारा P1 है, क्षेत्रफल A1 है, तो बल P1 A1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो फिलहाल मैंने कहा कि माना कोई एक द्रव है जो XY नली पर बह रहा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो हमारा एक नली है XY, इस पर बह रहा है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि दो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, एक A और एक B। यहाँ पे देखो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ठीक है। यहाँ पर द्रव का वेग V1, यहाँ पर द्रव का वेग V2, यहाँ पर द्रव का दाब P1, यहाँ पर द्रव का दाब P2 है। और ये जो आपका द्रव है बच्चों, इसका टोटल जो घनत्व है स्मॉल d है। यहाँ पर देखो इसकी ऊंचाई H1 है और इसकी ऊंचाई मतलब एक सिरे की ऊंचाई जहां पर A अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसकी जो A की ऊंचाई H1 है और B की ऊंचाई H2 है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग भी इतना लिख सकते हैं, ये जो चीजें दी गई है, ठीक है, कंप्लीट इतना ही दिया गया है। अब हम बात करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा परिच्छेद A है, इस पर जो लगने वाला बल कितना होगा। बल का सूत्र आपने पढ़ा है कि दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दाब गुणे क्षेत्रफल। अच्छा, ये जो दाब है बच्चों वो कितना है, यहां पर A पर P1 हो जाएगा और क्षेत्रफल A1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए मैंने कहा कि A पर लगने वाला जो बल है, मतलब इस A पर जो भी द्रव है उस पर कितना बल लगेगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। अब किया गया कार्य कितना होगा बताओ जरा, कि मान लीजिए परिच्छेद A से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य। भाई यहां से द्रव निकल रहा है, मैं कहता हूं कि यहां से प्रवाह हो रहा है, तो द्रव चाहे मान लीजिए इधर बह रहा हो चाहे इधर बह रहा हो, तो द्रव यहां से बह रहा है कि नहीं। तो A पर जितना भी द्रव बह रहा है तो उसके द्रव पर कितना कार्य होगा। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। वेग ही विस्थापन है तो V1 हम वहां पर विस्थापन के नाम से जानेंगे। तो बल हमारा ये हो जाएगा P1 A1 और विस्थापन हो जाएगा आपका V1। तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों परिच्छेद A से प्रति सेकंड द्रव पर किया गया कार्य। तो आप कहोगे ये जो किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे दूरी। वही है, दूरी है विस्थापन वही चीज है ना, तो परेशान मत होना। अब बल कितना बच्चों, P1 A1 और आपका दूरी हो जाएगा V1। तो परेशान मत होना कि सर ये कहां से आ गया। बल गुणे विस्थापन की बात की जाए चाहे बल गुणे यहां पर दूरी की बात की जाए, ठीक है। वह आप इसी प्रकार से B पर जो द्रव बह रहा है बच्चों उस पर टोटल कितना कार्य हो जाएगा, तो P2 A2 और V2।
एक लाइन और लिखो कि परिक्षेत्र बी से प्रति सेकंड जो द्रव निकल रहा है बच्चों उस पर यहाँ पर कार्य हो गया। तो सबसे पहले मैंने बल निकाला, बल का सूत्र होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। दूसरे कंडीशन पर वहां पे जितना द्रव बह रहा है उस पर कार्य निकाला। अब मैं आपसे कह दूंगा कि मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो अधिक वाले में से कम वाले को मैं घटा दूंगा। मतलब द्रव पर किया गया कुल कार्य। तो आप कहोगे सर अधिक में से हम कम वाले को घटा देंगे, मतलब P1 A1 V1 में P2 A2 V2 को घटा देंगे। अब यहां से लगेगा अविरतता का सिद्धांत। इसको एक समीकरण भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहीं से हम लगाएंगे बच्चों अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है? अविरतता के सिद्धांत से, ठीक है, अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत ये कहता है कि A1 V1 जो है वो A2 V2 के बराबर होता है। A1 V1 जो बच्चों A2 V2 के बराबर है, ये अविरतता का सिद्धांत कहता है। ठीक, अब मैं आपसे कह दूं कि प्रति सेकंड मतलब इकाई समय में प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान। आप बताओ द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? द्रव्यमान का होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व यही होता है कि नहीं होता है? आयतन गुणे घनत्व मतलब द्रव्यमान यदि स्मॉल m है तो आयतन आपने पढ़ा है, आयतन कितना है टोटल, आयतन टोटल कितना वहां से जा रहा है, तो कितने क्षेत्रफल से कितने बेग से जा रहा है ये आयतन बताता है। और घनत्व ये पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए हो जाएगा A2 V2 और D। मतलब मैं A1 V1 बराबर निकालूं तो आपका आ जाएगा m/d बराबर हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, मतलब A1 V1 और A2 V2 ये तो दोनों बराबर है अविरतता के सिद्धांत से। इसके जगह हम m/d लिख सकते हैं। इसके जगह हम बच्चों m/d लिख सकते हैं। तो ये समीकरण 1 से आप कह सकते हो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपने निकाला था कि द्रव पर किया गया कुल कार्य, द्रव पर किया गया कुल कार्य आपका था P1 A1 है ना, और V1, तो आपका हो जाएगा P1 m/d माइनस P2 m/d। ठीक है, यदि हम बच्चों m/d बाहर ले लें तो हो जाएगा P1 माइनस P2। इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। ये कहां से आ गया? यहां पर देख लो ना भाई, यहां पर देख लो A1 V1 A2 V2, इसके हम जगह m/d लिख सकते हैं अविरतता के सिद्धांत से, जैसा कि आपको मैंने यहां पे समझाया। अब इसके बाद बच्चों में यदि आपसे कह दूं कि A पर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा निकालो, ये तो कार्य निकल कर आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। अब 1 हो जाएगा क्योंकि A की ऊंचाई h1 है। ठीक है, ये A पर है। ठीक है, तथा B पर मैं आपसे कह दूं, तथा B पर स्थितिज ऊर्जा तो आप कहोगे सर mgh तो ही फार्मूला होता है, तो H2 हो जाएगा। ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। इसी प्रकार से मैं कहूंगा कि द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ, दोनों जगह में कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ होगा। तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो। तो यहां पर ऊंचाई ज्यादा है, वहां पे स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, mgh2 माइनस mgh1। अधिक वाले में से कम वाले तो mg बाहर ले लो तो h2 माइनस h1 हो गया यहां पर। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा A पर गतिज ऊर्जा, A पर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। बताओ गतिज ऊर्जा कितना होगा बच्चों? 1/2 mv² 1 हो जाएगा। वह B पर कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। अब यहां पर भी हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इसलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा? तो भाई हम क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, v1 का स्क्वायर। तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन भी ले लो। 1/2 हम कॉमन आ रहा है तो v2² माइनस v1 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों यहां तक कंडीशन। बस 2 मिनट का और समय। आगे लिखना बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ना तो ऊर्जा नष्ट होती ना तो उत्पन्न होती है। मतलब द्रव पर जितना कार्य होगा वही ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। मतलब द्रव पर टोटल कार्य कितना था आपने पढ़ाई है अभी कि मान लीजिए m/d था, P1 माइनस P2, ये तो आपने पढ़ा है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आपने भी पढ़ा है। यहाँ पर देख लो भाई, ये है आपका कि आपका था कितना mgh2 माइनस h1। फिर आपने गतिज ऊर्जा में पढ़ा 1/2 m, ठीक है, v2² माइनस v1 का स्क्वायर। देखो भाई हर जगह से m को कैंसिल कर दो, हर जगह को मतलब हर जगह m है ना, उसे यदि कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? m हटेगा, d को इधर ले जाओ तो यहाँ पर बचेगा P1 माइनस P2। ठीक है, d इधर जाएगा
डी इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी बचेगा और डी भी चला गया तो ये हो गया H2 माइनस H1। फिर प्लस बच्चों डी इधर जाएगा तो 1/2 डी V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों P1 है तो इसको रहने दो, 1 वाला इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा होकर के इधर आएगा, या कि एक और कर दो तो ठीक रहेगा सर, तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। जैसे यहाँ पे GDH2 माइनस GDH1, फिर प्लस का 1/2 डी V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डी V1 का स्क्वायर। 1 को एक साथ ले लो, 1 प्लस डी GH1 वही है, और इसको ले आओ प्लस 1/2 डी V1 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा P2 प्लस डी GH2 वही है ना, इधर उधर आप परेशान मत होना, 1/2 डी V2 स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, मतलब हर बिंदु पर समान है, अर्थात हम कह सकते हैं P प्लस DGH प्लस 1/2 डी V1 स्क्वायर बराबर एक नियतांक, एक नियत वैल्यू आएगा जो कि दोनों जगह पर समान होगा। यही बर्नौली का प्रमेय है, यही बर्नौली का प्रमेय है। इससे आप थोड़ा सा अरेंजमेंट भी कर सकते हो। जब डी इधर लाओगे बच्चों तो P/D हो जाएगा प्लस GH प्लस डी इधर आ गया है, पक्षांतर हो गया है, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 V स्क्वायर बराबर नियतांक। हालांकि यहीं तक लिखोगे और लिख दोगे यही बर्नौली का प्रमेय है, तो बच्चों आप मात्र 10 मिनट में बर्नौली का प्रमेय सीख